नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, तो चलिए फिर फटाफट नज़र डालते हैं उन खबरों पर जो आजकल चर्चा में है। और आज खास तौर पर हम बात करेंगे कोटद्वार की। कोटद्वार विधानसभा में, कोटद्वार की राजनीति में, खास तौर पर बीजेपी में काफ़ी ऐसी खबरें आ रही है जो बताती हैं कि काफ़ी मतभेद है, मतलब अंदरूनी जो हालात हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। और लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद कमोबेश यही स्थिति है, और इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं देश भर में जो खबरें इस समय चर्चा में हैं। हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, और निश्चित तौर पर कुछ दिन पहले तक हरियाणा में कुमारी शैलजा को लेकर बहुत तरह की खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया में थी कि वो बगावत कर सकती हैं, बीजेपी के साथ जा सकती हैं। लेकिन अब उन्होंने अपना फैसला जो है वो सबके सामने बता दिया है। तो राजनीति में गुटबाजी उत्तराखंड हो या हरियाणा हो कोई नई बात नहीं है, और उत्तराखंड में भी स्थिति कमोबेश यही है। और अपने ही पुष्कर सिंह धामी सरकार पर उंगलियां उठाने लगे हैं, तो इस खबर पर भी बात करेंगे। पहले देश में जो खबरें इसमें चर्चा में है, तो आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में लड्डू में चर्बी और मछली का तेल मिलाए जाने की खबर से पूरे हिंदू धर्म के लोगों को बड़ी ठेस पहुंची है, और काफ़ी लंबे समय से ये काम हो रहा था। तो दरअसल जगनमोहन रेड्डी की सरकार पर यह आरोप है कि उनके कार्यकाल के दौरान जो मंदिर को घी सप्लाई करने वाली कंपनी थी, उसका टेंडर किसी और को दे दिया गया था। यानी कि काफ़ी लंबे समय तक कर्नाटक डेयरी डिपार्टमेंट इस मंदिर को घी सप्लाई करता था। उसके बाद ये जो ठेका था किसी और को दे दिया गया, और निश्चित तौर पर इसकी जांच होनी चाहिए कि इस तरह कैसे घी में मछली का तेल और चर्बी मिलाई जा सकती है। ये खबर काफ़ी दिनों से सुर्खियों में है, और अभी इसकी जांच होनी बाकी है। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह की जो घटना है अन्य बड़े बड़े मंदिरों में नहीं होगी। और एक खबर जिसको लेकर सोशल मीडिया में खूब चर्चे हैं, वायरल है। जम्मू कश्मीर के चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह ने मुस्लिमों को ईद और मुहर्रम के मौके पर 2-2 सिलेंडर दिए जाने का वादा किया। तो ये एकदम से वायरल हो गई और अपोजिशन ने इसको एकदम से लपक लिया। हमारा ये मानना है कि उत्तराखंड के गाँव में जो लोग रहते हैं, जो बहुत गरीबी का जीवन जी रहे हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, उनको भी इस तरह का सिलेंडर दिया जाना चाहिए उत्तराखंड की सरकार के द्वारा, क्योंकि पलायन की समस्या से जूझ रहे लोगों को कुछ राहत मिलेगी। जिन लोगों के पास संसाधन नहीं है, जो इतना महंगा सिलेंडर नहीं भरा सकते, तो उस हिसाब से तो उत्तराखंड में इस स्कीम को लागू किया जाना चाहिए। क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो संभवतः सरकार बनाना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन उत्तराखंड में अगर आप देखें तो 5 के 5 सांसद हैं और 2 टर्म से एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार चल रही। तो क्यों नहीं उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ये सुविधा दी जाती। चलिए, तो मेन स्ट्रीम मीडिया है, और चुनाव के परिणाम 8 तारीख को आएंगे, 5 तारीख को वोटिंग होगी, तभी मालूम चलेगा कि कहाँ किसकी बनती है सरकार। फिलहाल उत्तराखंड सरकार की बात करें तो मुद्दे लगभग वही हैं। अब मूल निवास भू कानून को लेकर एक बहुत बड़ी महारैली होने जा रही है ऋषिकेश में आने वाले 1-2 दिन के बाद। तो दरअसल उत्तराखंड में बहुत सारी जो समस्याएं हैं, जो लोगों की मांग है, उसका समाधान यही है कि मूल निवास भू कानून को लागू किया जाना चाहिए। जैसा हम पिछले कई वीडियोज़ में बता चुके हैं कि पूरे देश में इस तरह का नियम है कि किसी भी राज्य में लोग जो 1950 से रहते आए हैं उनको मूल निवास दिया जाता है, और उत्तराखंड में अब ये प्रथा ख़त्म कर दी गई है। और जिससे अब ऐसा माना जा रहा है कि उत्तराखंड में जितनी भी सुविधाएं हैं, नौकरियां हैं, नियुक्तियां हैं, उनमें बहुत सारे बाहर के लोग आसानी से हिस्सा ले रहे हैं या आसानी से नौकरी प्राप्त कर ले रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पे दिया जाता है अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए व्यक्ति का 1985 के बाद उत्तराखंड का निवासी होना जरूरी है। और आप सब लोग जानते हैं कि जो प्रशासन है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होते हैं जो आसानी से अस्थायी निवास प्रमाण पत्र संबंधित व्यक्ति को दे देते हैं, चाहे उसको कुछ ले देकर ही हासिल किया जाता हो। तो अब ये बहुत बड़ा मुद्दा है। दरअसल उत्तराखंड बनाने के पीछे जो मंशा थी उसको बड़ी ठेस लगी है। मतलब ये मूल निवास का हक हर उस व्यक्ति का है, चाहे वो रुड़की में रहता हो, लंडोरा में रहता हो, लक्सर में हो, काशीपुर, उधमसिंह नगर, कहीं भी है, हरिद्वार, ऋषिकेश और पहाड़ में, अगर जो व्यक्ति 1950 से उत्तराखंड में रहते हैं उनको मूल निवास दिया जाना चाहिए। तभी उत्तराखंड बनाने का जो मकसद है वो पूरा होगा। अब समझने वाली बात यह है कि सरकार ऐसा क्यों नहीं चाहती, मतलब इसके पीछे क्या है। ये तो एक बहुत गहरे अध्ययन का विषय है, और बहुत बड़े जो राजनीतिक जानकार हैं वही इस पर ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। लेकिन सवाल तो है ही, आखिर धामी जी यूसीसी लागू कर रहे हैं, अभी कुछ कह रहे थे कि सत्यापन भी होगा। अगर मूल निवास भू कानून लागू हो जाएगा तो फिर कम से कम इस तरह की कोई समस्या नहीं होगी, और उत्तराखंड के मूल निवासियों को उत्तराखंड बनाने के पीछे जो मंशा थी उसका फ़ायदा मिलेगा। फिलहाल जो मुद्दे हैं वो बरकरार है। केदारनाथ की सीट को लेकर कांग्रेस में भी काफ़ी गुटबाजी है। मतलब कांग्रेस में भी ऐसा नहीं है कि गुटबाजी नहीं है। 4 नेता इस समय जो मुख्य तौर पर हैं, अब चाहे आप हरीश रावत को ले लें, चाहे आप गणेश गोदियाल को ले लें, करण माहरा को ले लें, भरत सिंह रावत को ले लें, या प्रीत तस्मी को ले लें, तो
ऐसा लगता है कि एक वर्चस्व की लड़ाई है और इनमें गणेश गोदियाल सबसे ज़्यादा सक्रिय नज़र आते हैं। हर दूसरे दिन उनका कोई न कोई वीडियो आप देखेंगे। पौड़ी में जो ठेकेदार हैं, पौड़ी गढ़वाल के जो ठेकेदार हैं मूल पहाड़ी, उन्होंने एक धरना प्रदर्शन किया। काफ़ी दिनों से उनकी ये शिकायत है कि पौड़ी गढ़वाल के जो लोग हैं, ये ठेकेदार हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है और बाहर के लोग उत्तराखंड में काम कर रहे हैं। जैसे नौकरी का मसला है, वो मसला यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है। तो फिर उन्होंने आमंत्रित किया था गणेश गोदियाल को, तो गणेश गोदियाल ने वहाँ पर भी यही बात कही कि भाई मूल निवास भू कानून का आप समर्थन करें और ये बहुत ज़रूरी है और इसको लागू किया जाना चाहिए। तो काफ़ी चर्चा में रहते हैं, काफ़ी सक्रिय भी हैं। और चूँकि 2 विधानसभा चुनाव की बात कह लें या जो उनको वोट मिला, चुनाव तो हार गए 1.5 लाख वोट से, लेकिन उसके बाद भी वो इस समय काफ़ी सक्रिय, काफ़ी यात्राएं करते हैं गाँव से लेके मैदानी क्षेत्रों तक। गणेश गोदियाल अक्सर कुछ न कुछ वीडियो, ये संघर्ष जो कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो देहरादून में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर निकाली गई रैली हो, पौड़ी के ठेकेदारों को संबोधित करना हो या अन्य गाँवों में जाकर जहाँ जहाँ समस्या उनको सुनना हो, उसमें आगे रहते हैं। तो अच्छा है, जनप्रतिनिधि कोई भी हो, चाहे वो सत्ता में हो विपक्ष में हो, तो जनता से उसे कनेक्ट रहना चाहिए। गणेश जोशी का मामला एक बार फिर चर्चा में है। जैसा आपको मालूम है कि गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला बना हुआ है और चूंकि उन्होंने खुद ही घोषणा की थी, तो अब जो खबर आ रही है वो ये है कि 8 तारीख तक तो कैबिनेट को ये फैसला करना है पुष्कर सिंह धामी को कि उन पर मुकदमा चलाया जाए या न चलाया जाए। और केस तो ये कोर्ट में है तो चलेगा ही, लेकिन जो खबर आ रही है कि जिस जज ने इस मामले को सुना था, जो विकेश नेगी हैं, जो मतलब आरटीआई कार्यकर्ता भी हैं, वकील भी है, उन्होंने ये खुलासा किया था कि इनके पास 9 करोड़ की संपत्ति है, जबकि इनके पास 30-35 लाख की संपत्ति होनी चाहिए। तो जो मिश्रा जज हैं उनका ट्रांसफ़र हो गया है। ट्रांसफ़र तो 10 जजों का हुआ है। तो विपक्ष कह रहा है कि ऐन मौके पर इस तरह का ट्रांसफ़र किया गया, जबकि सरकार ये कह रही है कि जो ट्रांसफ़र होते हैं जजों के, वो हाई कोर्ट करता है। लेकिन अब जो टाइमिंग है उसको लेकर सरकार पर सवाल उठना भी लाजिमी है। तो गणेश जोशी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं धामी सरकार की। वैसे तो धामी सरकार की मुश्किलें उनकी पार्टी के बहुत सारे नेता बढ़ा रहे हैं, चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत हों या अन्य नेता हों। और कुछ जो घटनाक्रम हो रहे हैं उत्तराखंड में, उनसे भी धामी सरकार की मुश्किलें बनी हुई हैं। नैनीताल में मुकेश बोरा जो दुग्ध संघ के अध्यक्ष थे, जिन पर एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिनको गिरफ्तार नहीं कर पाई पुलिस, फरार चल रहे हैं मतलब इतने लंबे समय से, और उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई थी हाईकोर्ट में, जो खारिज हो गई है। उनकी 2 संपत्तियां कुर्क हो गई हैं। तो ये जो खबरें हैं, ये किसी भी लिहाज से उत्तराखंड देवभूमि के लिए अच्छी नहीं है। और इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और निश्चित तौर पर इससे बहुत ख़राब लगता है सबको कि हमारे जो नेता है, जनप्रतिनिधि हैं, उनका चरित्र चाल चलन जैसा वो कहते हैं उस तरह का नहीं है। उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी मुकेश बोरा की गिरफ्तारी हो जाएगी। इसको लेकर प्रदर्शन भी हो रहे हैं और धरने भी चल रहे हैं। तो फिलहाल दामी सरकार निकाय चुनाव कराएगी, इसके बाद पंचायत के चुनाव भी होंगे, हो सकता है साथ साथ हो जाए, और केदारनाथ में उपचुनाव होना है। तो फिर ये जो चुनाव है ये सरकार के लिए एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं है और इसीलिए पूरे उत्तराखंड में जहाँ जहाँ भी निकाय हैं बहुत गहमा गहमी है। कोटद्वार की बात करते हैं तो कोटद्वार को लेकर तो हम यही कहेंगे कि अगर आपके पास कुछ अच्छी खबर है, आपको लगता है कि पौड़ी गढ़वाल में कहीं कुछ अच्छा हो रहा है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। क्योंकि अक्सर खबर दिखाने वालों पर भी इस तरह के आरोप लगते हैं कि भाई एक तरफा सी कुछ कवरेज हो रही है, लेकिन हमारी नज़र में कोटद्वार में कुछ भी काम नहीं हो रहा है। और तो और कुछ दिनों पहले हरीश रावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी यहाँ पे, उसके बाद रितु खंडूड़ी भूषण जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने यही कहा है कि लालडांग का जो मामला है, लालडांग मोटर मार्ग का, वो कोर्ट में। और मेडिकल कॉलेज को लेकर उन्होंने वही पुराना बयान दिया है जो शुरू में दिया था कि 2 मेडिकल कॉलेज नहीं बन सकते हैं। श्रीनगर में ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज है, हालांकि देहरादून में 2 मेडिकल कॉलेज है। उन्होंने ये कहा है कि पीपीपी मोड पे कोशिश की जाएगी। मतलब आप ये मान के चलिए कि हमारा जो चैनल का खबरों का मुख्य मकसद रहता है कि हम ये चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज, लालडांग चिल्लरकाल मोटर मार्ग, कण्वाश्रम, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं जो सॉल्व किए जाने चाहिए। और 8 साल लगभग होने वाले हैं बीजेपी की सरकार को, केंद्र में, उत्तराखंड में डबल इंजन, लेकिन कोटद्वार में काम ना के बराबर हो रहा है। और अब जिस तरह से एकमात्र छोटी सी उम्मीद थी कि केंद्रीय विद्यालय खुलना है मालनपार किशनपुरी में, तो इस बात पर हम जरूर चर्चा करेंगे आज। और आप लोगों को भी एक फैक्ट हम बताना चाहेंगे, जानकारी भी देना चाहेंगे। तो आप लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए, मालनपार में एक केंद्रीय विद्यालय बनना था। इसको लेकर हमने बहुत पहले पूर्व मंत्री से बात की थी, सुरेंद्र सिंह नेगी से, तो उन्होंने कहा ये सरकार की एक स्कीम थी केंद्र सरकार की, और 2022 में बहुत सारे जगहों में ये स्वीकृत है, मतलब ये बनने ही बनने थे। और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि झंडी चौड़ में केंद्रीय विद्यालय के लिए ज़मीन पहले से ही आवंटित है। अब रितु खंडूड़ी भूषण जी ने कहा है कि अगले सेशन में, यानी आगामी अप्रैल मई में, किशनपुरी में केंद्रीय विद्यालय का सेशन चालू हो जाएगा। हालांकि कुछ समय पहले उन्होंने कहा था कि इसी
मतलब ये जो बीता अप्रैल है इसमें ये स्टार्ट हो जाएगा। और साथ में उन्होंने एक लाइन कही है कि कोई अड़ंगा नहीं हुआ तो। अब हमारे लिए समझने वाली बात है कि सरकार जो है बीजेपी की है और केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत है। स्वीकृत तो यहाँ पर एक इंडोर स्टेडियम भी है, मतलब इंडोर गेम्स के लिए। अब दोनों ही मामलों में सरकार का ये कहना है कि उन्हें ज़मीन नहीं मिल रही है। केंद्रीय विद्यालय संभवतः किशनपुरी इंटर कॉलेज की ज़मीन पर ही खोला जाना है और इसको लेकर भी वो कह रही है कुछ अड़ंगा है। तो हम पूछना चाहते हैं सरकार से, बीजेपी के संगठन से, बीजेपी के नेताओं से, इससे पहले भी मालन पार में मेडिकल कॉलेज के लिए 1 लाख स्क्वायर फीट भूमि एक्वायर की गई थी। भले वो बना नहीं, लेकिन ज़मीन तो उपलब्ध कराई ही किसी न किसी ने। पॉलिटेक्निक कॉलेज बना हुआ है, उसके लिए भी ज़मीन उपलब्ध हुई है पिछली सरकार में, जिसने भी बनाया। उसको लेकर बहुत डिटेल में नहीं जा रहे। किशनपुरी में डिग्री कॉलेज भी 1 साल के अंदर बना और उस डिग्री कॉलेज के लिए भी भूमि एक्वायर हुई। इसके अलावा भगवान ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है चाहे वो। तो इतनी 4 चीज़ें जब बन सकती हैं तो फिर ये केंद्रीय विद्यालय के लिए ज़मीन नहीं मिल रही सरकार को। और जो इंडोर एक स्टेडियम, इंडोर गेम्स का एक कॉम्प्लेक्स बनना है, उसके लिए भी ज़मीन नहीं मिल रही। तो ये तो एक नौटंकी कहेंगे, हम इसे इच्छा शक्ति की कमी कहेंगे, या फिर यूँ कह लीजिए आपकी देहरादून की सरकार और कोटद्वार की सरकार में क्या मतभेद है, ये तो फैसला आप लोगों ने ही करना है। लेकिन कोटद्वार में अब संगठन के जो अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष वीरेंद्र रावत, उन्होंने पुष्कर सिंह धामी जी से मुलाकात की। मतलब पहले उन्होंने डीएम से मुलाकात की कि बाबर क्षेत्र की जो भूमि है उसको गैर कृषि घोषित किया जाए। बाद में उन्होंने भूल सुधार करते हुए इसको वापस ले लिया। और मुख्यमंत्री धामी से उनकी मुलाकात हुई, तो उसके बाद ऋतु खंडूरी भूषण जी की भी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि ये जो भूमि है बाबर क्षेत्र में, जहाँ पर भी खेती होती है, जो भूमि है उसको कृषि भूमि ही रहने दिया जाए। हम भी इसके पक्ष में है कि जो भी भूमि है काश्तकारों की, उसको कृषि भूमि रहने दिया जाए। लेकिन इसको लेकर अब विवाद बढ़ता जा रहा है और ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि संगठन और सरकार के बीच में तालमेल नहीं है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ये बातें तो चुनाव के समय चलती थी, जिसका जिक्र हम अक्सर कहते हैं कि कोटद्वार में एक समीकरण होता है, जातिवादी समीकरण होता है, जिसके आधार पर चुनाव लड़ा जाता है, चुनाव जीता जाता है। इसीलिए काम के मुद्दे पर वोटिंग होती नहीं है, विकास के मुद्दे पर वोटिंग नहीं है। तो नेताओं को भी ये चीज़ मालूम है कि समीकरण को साध कर चुनाव जीता जा सकता है। तो फिर केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे लालडांग मोटर मार्ग हो, चाहे मेडिकल कॉलेज का मसला हो, चाहे कण्वाश्रम का मसला हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत शायद नेताओं को महसूस नहीं होती। क्योंकि आप लोग जिस तरह से वोट देते हैं, जिस तरह से वोट के समय एक माहौल होता है, तो उसमें विकास कहीं नहीं होता है। उसमें जातीय समीकरण ही होता है, या मजहबी समीकरण ले लीजिए। उत्तराखंड में ये विडम्बना है कि उत्तराखंड के लोग उत्तराखंडियत के नाम पर, पहाड़ के नाम पर वोट नहीं देते। वोट का जो पैटर्न होता है वो अलग ही है। कोटद्वार में तो काम कुछ हो नहीं रहा है। कोई बड़ा काम अगर आपको दिखाई देता है कहीं पर, तो हमें आप ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। फिलहाल एक काम हुआ है कि वो कण्वाश्रम मवाकोट संपर्क मार्ग में इंटरलॉक टाइल लग गई हैं। निकाय चुनाव को लेकर फिर वही खुसर चल रही है। और जैसा हम कई बार आपको बता चुके हैं, जो दावेदार हैं उनकी भी समझ में ही नहीं आ रहा है कि किस तरह से टिकट फाइनल होगा। और जैसा परंपरा रही है, चुनाव से 15-20 दिन पहले ही टिकट फाइनल होते हैं। लेकिन हम तो जिस बात पर पहले भी कायम थे, आज उसी बात पर कायम है कि बीजेपी में 4 ही दावेदार हैं। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी में भी गुटबाजी देखने को मिलती है कोटद्वार में। और हालांकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो भी डिसीजन होते हैं वो पूर्व मंत्री जो यहाँ पर 2002 कहें उससे पहले से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके ही मतलब इर्द गिर्द घूमते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सुरेंद्र सिंह नेगी की पत्नी, जो कोटद्वार में मेयर रही, पहली मेयर थी, वो चुनाव लड़ेंगी? तो हमारा ये मानना है कि काफ़ी कम संभावना है। और बाकी जो उम्मीदवार हैं वो चर्चा में है, तो ज़्यादातर चर्चा 2 ही उम्मीदवारों की है, गीता नेगी और रंजना रावत। लेकिन कोटद्वार कांग्रेस में भी बहुत तरह के ग्रुप्स हैं और ऐसा माना जाता है कि संगठन एक नहीं है, अलग अलग गुटों में बटा हुआ है। आपस की लड़ाई है, चाहे मुद्दों की लड़ाई है, लेकिन कुल मिला के एकता नहीं है। और ऐसा माना जा रहा है कि अगर पूर्व मंत्री हाईकमान पर ही छोड़ देते हैं कि किसको वो टिकट देना चाहें, या आम लोगों की जो समिति होगी, तो ही फिर मालूम चलेगा कि किसको टिकट मिलता है। और बीजेपी में जैसे हम कह रहे थे, समीकरण के हिसाब से शैलेंद्र रावत भी चुनाव लड़ सकते हैं अगर उनको पार्टी कहेगी। अब देखने वाली बात है। पुष्कर सिंह धामी के लिए निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, केदारनाथ का चुनाव काफ़ी अहम है। तो ऐसा लग रहा है कि उनकी जो डिसीजन की जो पावर है उनके पास ही रहेगी। तो निकाय चुनाव भी काफ़ी दूर है, रामलीलाएँ शुरू हो गई है, रामलीला मंचन शुरू हो गए। तो अब आने वाले समय में आपको हम कुछ रामलीला की भी खबर दिखाएंगे। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से होंगे। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई कुछ स्वास्थ्य कारणों से। कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी। तो देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो कोटद्वार भाबर उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल की खबरों के लिए देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।